जय हिंद। जय हिंद। गुड इवनिंग टू एवरीवन। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का टॉपिक लास्ट में शुरू किया था हम लोगों ने। और सब्सिडी एक प्रकार का यूनिलेटरल इकोनॉमिक बेनिफिट है जो स्टेट अपने लोगों को देता है। यूनिलेटरल होने का मतलब ये होता है कि बदले में कुछ भी राज्य अपेक्षा नहीं करता है, न कोई वस्तु लेता है न सर्विस लेता है। हालांकि मैंने कहा था कि कंडीशंस लगा सकते हैं, कंडीशन अलग चीज है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से सब्सिडी दी जा सकती है खेती के अंदर। अगर किसानों के खातों में आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हो तो ये डायरेक्ट फार्म सब्सिडी है। पीएम किसान और स्टेट लेवल के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कल की क्लास में पीछे लिखा दिए थे, क्योंकि मैंने एक दिन बोला था आपको क्लास में कि किसी दिन लिस्टिंग कर दूंगा। हालांकि वो लिस्ट कंप्लीट नहीं थी, लेकिन मैंने 4-5 तो आपको एग्जाम्पल दे ही दिए। ऐसे बहुत मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं स्टेट लेवल के, और स्टेट हमारा कंसर्न भी नहीं होता है, लेकिन जितना मुझे ध्यान आया कल की क्लास में उतने मैंने ब्रैकेट में आपको लिखा दिया। उन सब में क्या होता है कि एक दिन आपको याद होगा कि मैंने बोला था क्लास में कि किसानों की ऋण माफ करने की तुलना में उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करने का मॉडल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो खाद बीज वगैरह के लिए उधार लेते हैं सोविंग सीजन में जब बुआई वगैरह होती है, और उसी क्रम में फिर वो फंस जाते हैं ऋण के जाल में। और 60% इंडियन एग्रीकल्चर तो बारिश के ऊपर डिपेंड है। बारिश इरेगुलर, इरेटिक और इस तरह से बनी रहती है, कभी ज्यादा आ जाती है, अनियमित रहती है, कभी नहीं आती है, तो वो प्रॉब्लम होती है उनको, तो उसकी वजह से वो फंस जाते हैं। तो आप अगर उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट कर दो, सीधा आई समर्थन कर दो, तो वो इससे बच सकते हैं। ऐसी बात एक दिन मैं क्लास में बोल रहा था। उस दिन मैंने आपको कहा था कि पीएम किसान का एग्जाम्पल दिया था, और फिर मैंने कहा था कि स्टेट्स भी बहुत चला रहे हैं, तो मैंने कहा उचित समय पे बताऊंगा आपको, ऐसा बोला था। तो एक तो हो गया है कि आप डायरेक्ट अकाउंट्स में भेजते हो पैसा, तो डायरेक्ट फार्म सब्सिडी कहते हैं। बेनिफिट है, सब्सिडी एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट कैश के रूप में भी हो सकता है, आपकी जरूरत के अनुसार आप उसको फिर खर्च कर लो। आपको चॉइस ज्यादा मिल जाती है ना कैश में। अगर आप किसी को कैश दे रहे हो तो अपनी इच्छा के अनुसार उसको जो भी लेना करना है वो कर सकता है। एक आप सामान देते हो तो उसमें तो बंध जाता है। हम बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग भी देखते हैं, फर्टिलाइजर और बहुत सारी चीजें, वो एक अलग बहस का विषय है मतलब। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आप क्या करते हो कि सस्ते सामान देते हो एक तरीके से। बिजली भी एक प्रकार का सामान ही है, सर्विस टाइप की चीज है, तो आप उसको सस्ता दे रहे हो। या इरिगेशन, ऑलमोस्ट लगभग सभी स्टेट्स में कोई खास पैसा नहीं लगता है सिंचाई का। आराम से सिंचाई होती है। जो पानी का मीटर चलता है वो तो हमारे घरों का चलता है। खेतों में आपने कभी कोई मीटर थोड़ी देखा होगा, हमारे हिसाब से मैं राजस्थान में तो नहीं है, और कहीं हो तो मैं कह नहीं सकता। तालाबों से सिंचाई होती है। पटवारी जो होते हैं वो स्लिप बना देते हैं, आपका नंबर आ जाएगा, किसी का कल आएगा। ऐसे सिंचाई होती है, ऑलमोस्ट फ्री है सिंचाई का, तो कोई चार्ज लगता नहीं। तो ये इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फार्म। फर्टिलाइजर हुआ, सिंचाई हुई, बिजली हुआ, और भी चीजों में हो सकता है, जैसे सस्ते बीज दे रहे हो तो भी हो सकता है। ये इनडायरेक्ट कहलाते हैं। यहाँ तक मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, और मैं कह के गया था कि अगली क्लास में मैं डब्ल्यूटीओ के वर्गीकरण से वो करूंगा। तो अगला आप हेडिंग लगा लें, और हमें एक पेज की आवश्यकता पड़ेगी, और उसको आप ऐसे यूज कर लें। पेज आप ऐसे लिखते हो, इसको आप ऐसे करके डायग्राम बनाना। तो पहला प्रस्तावना था, इसके बाद अगला हेडिंग है, वो हेडिंग को बीच में लगा लेना।
इसके नीचे लिखिए। तो ध्यान से इसको समझे, सवाल आ भी चुका है एक बार। मैं इसका एक और वर्गीकरण है, उसको इसके बाद में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि सब्सिडियां दो तरह से बता रहे हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक, यानी कि उत्पाद विशिष्ट, और खेती का उत्पाद, खेती में जो उत्पाद होते हैं वो फसल होते हैं। खेती के उत्पाद आपसे कोई पूछे कौन सा होता है, तो फसलों के नाम ही तो बताओगे आप। तो ऐसी सब्सिडियां जो किसी प्रोडक्ट को टारगेट करके बनी हुई होती है, यानी किसी खास कृषि फसल का उत्पादन बढ़ाना हो तो इसका प्रयोग होता है। इसमें एक एग्जाम्पल लिखा, ऊंची एमएसपी, यानी कि जितनी एमएसपी होनी चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हो आप। जब आप एमएसपी बोलते हो तो नाम तो बोलोगे ही कि गेहूं पे कितना एमएसपी, चावल पे कितना एमएसपी। नामजद होता है ना, मतलब कोई भी एमएसपी का अलग अलग लेवल होता है। तो गेहूं पे कितनी एमएसपी, चावल पे कितनी एमएसपी, तो कोई भी एमएसपी जो होती है वो कोई ना कोई क्रॉप का नाम लेके होती है। अगर आपको चावल की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप चावल की एमएसपी बढ़ा दो, तो किसान को इसमें आकर्षण आएगा अपने आप कि मेरे को चावल की खेती करनी चाहिए।
आपने कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ा होगा कि भारत में हरित क्रांति के बाद में गेहूं और चावल की एमएसपी को ज्यादा स्पीड से बढ़ाया है, ज्यादा उसमें इंक्रीज किया गया इंडिया। और उसकी वजह से जो दाल का एरिया होता है, दाल कितने एरिया में कल्टीवेट होती है, मोटा अनाज कितने एरिया में कल्टीवेट होता है, वो एरिया कम होने लगा हमारे देश में। अच्छा, कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट देखेगा, सिंपल सी बात है, तो राज्य क्या करता है, आपके इंसेंटिव में चेंज लाके आपके व्यवहार को बदलता है। जैसे ये कोई खेत है और इसमें हम दो फसलों की बात कर लेते हैं एक ही सीजन की, और वो बराबर बराबर एरिया आवंटित कर रहा है, ऐसा कोई कल्पना कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कोई वीट है सपोज, और एक दाल का कल्टीवेशन है, पल्स मान लीजिए। अगर आप पल्स की एमएसपी जो भी अभी है, इसकी भी जो भी है, सरकार क्या करती है कि इसकी एमएसपी इंक्रीज कर देती है, तो आगे आने वाले टाइम में ये आदमी इस लाइन को इधर, सॉरी, इस लाइन को इधर ड्रॉ करेगा, मतलब बीट के एरिया को बढ़ाता जाएगा, क्योंकि उसको इसमें फायदा हो रहा है, इसकी एमएसपी ज्यादा है। तो स्टेट आपके माइंड पे असर डालता है, अगर आप इंसेंटिव की भाषा समझते हो तो स्टेट आपके दिमाग पे असर डालता है। तो ऐसे ये होता है। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि आपने वीट की एमएसपी को बढ़ाया, तो इससे वीट की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ऐसी, अच्छा, ज्यादा देना भी तो बेनिफिट है ना, मतलब अगर आपको कॉस्ट आती है, मैं कॉस्ट भी बताऊंगा आगे चलकर जब एमएसपी का चैप्टर आएगा। कॉस्ट आ रही है आपकी 1500 रुपये पर क्विंटल, जो सरकार ने अनुमानित करी, मतलब एवरेज रूप में। ये वेटेड एवरेज होता है, मतलब हमारे पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया का एक औसत निकालते हैं और वेट बनाते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा हो रहा है तो पंजाब को सबसे ज्यादा वेट मिलेगा, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप इसे समझ लो कि एक एवरेज है, पूरे भारत का एवरेज ये आ रहा है। और सरकार अगर आपको 2000 रुपए की एमएसपी दे रही है, तो ये 500 रुपए की इंसेंटिव दे रही है, ये भी सब्सिडी है। ज्यादा देना भी सब्सिडी है, बेनिफिट दे रही है ना वो आपको। नहीं, ज्यादा देना भी बेनिफिट है कि नहीं है, तो सब्सिडी है ये। अच्छा, स्टेट बदले में क्या ले रहा है? कुछ नहीं, वो तो कह रहा है कि आप उत्पादन करो, हमें बेचो इस पे। तो सरकार कुछ कह रही है क्या? और आप नहीं पैदा करना चाहो तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है। आपने स्टेलिन के बारे में पढ़ा होगा, एक बार स्टेलिन ने घोषणा करी कि सभी लोग गेहूं की बुआई करेंगे। ये तो राज्य की तरफ से ऑर्डर आ गया है कि आपको करना ही पड़ेगा। और एक होता है कि राज्य ऑर्डर नहीं कर रहा है, बस इंसेंटिव पैदा कर दे रहा है। इसको हम कहते हैं सांकेतिक नियोजन। क्या बोलते हैं? सांकेतिक, संकेत छोड़ता है। तो कुल मिलाकर ज्यादा नहीं, मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऊंची एमएसपी के जरिए हम खास कृषि फसलों को प्रमोट, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक। एक जनरलाइज्ड होती है, जैसे कि आपको सस्ते उर्वरक दे रहे हैं। उर्वरक तो किसी भी फसल में यूज हो सकता है, बिजली सिंचाई के लिए यूज होती होती है, कोई भी फसल हो, ये फसल को टारगेट करके नहीं है, मतलब ये समग्र कृषिगत उत्पादन को टारगेट करके होता है। सिंचाई, बिजली, उर्वरक कॉमन आइटम है। कॉमन आइटम बेस्ड सब्सिडी देते हो तो वो नॉन प्रोडक्ट हो जाती है, यानी कि किसी खास प्रोडक्ट को फोकस नहीं करते। गेहूं, कोई भी फसल हो, ये सब में काम आते हैं। तो एक हो गया समग्र को बढ़ाना, एक हो गया विशिष्ट को बढ़ाना। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक। तो ये दो चीजें तो ऐसे बनी। इसमें एक और टर्म आएगा, डब्ल्यूटीओ की लैंग्वेज में अगर हम
दोनों को जोड़ दें आपस में, तो एक टर्म वो बनाता है और वो टर्म को वो मॉनिटर करता है, तो टर्म आपको पता होना चाहिए। तो आप ऐसा करें कि एक ऐसे लेके आए और एक यूं और बीच में प्लस कर दें, यानी कि ये दोनों जुड़ जाते हैं अगर आपस में, तो उसको AMS बोलते हैं। फुल फॉर्म यहीं पे कर लीजिए। एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान रखिए ना, जिसका जैसे मेंस अच्छा कर रखा है तो आपको ये 3-4 सवाल ज्यादा सही होंगे, है ना। तो जैसे AMS ऐसे पूछ सकते हैं, AMS वर्ड का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में संस्थाओं के नाम दे सकते हैं या ऑप्शन के अंदर आपको एरिया डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। तो आपको क्या टिक लगाना होगा, एग्रीकल्चर। और बहुत ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है, मतलब आप एक प्रकार से सब्सिडी देके उपाय ही तो लागू कर रहे हो कि खेती का उत्पादन कैसे बढ़े हमारा। तो टोटल उपायों का मतलब ये हो गया कि एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, एक नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक। नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक में आपको जनरल आइटम्स को बोलना है, जो सिंचाई, बिजली वगैरह वगैरह, उर्वरक, और बाकी इसमें हाई MSP को बोलना है। इंडियन रेलेवेंस में ही हम इसको कर रहे हैं। एक बार UPSC मेंस में सवाल आया था कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार, ध्यान से सुने, इसे 13 में आया था, केंद्र और राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी सब्सिडियां देती है। अब वो अलग ही पूछ लिया, केंद्र और राज्य सरकारें, चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर इन्हीं में कर सकते हो आप। MSP कौन देता है, केंद्र सरकार। उर्वरक पे सब्सिडी कौन देता है, केंद्र सरकार। सिंचाई और बिजली पे कौन देता है, राज्य सरकार। अच्छा, कई बार सवाल का उत्तर हूबहू वैसे नहीं होगा जैसे वो बोल रहा है, आपको उसका भाव समझना पड़ेगा। जब वो केंद्र और राज्य दोनों बोल रहा है तो कहना ये चाह रहा है कि भारत में कुल मिला के कौन कौन सी सब्सिडियां दी जाती है। आपने पंचायतों को देखा है क्या कि वो सब्सिडी दे रही है, पंचायत थोड़ी सब्सिडी देता है। और नगर निगम का तो कोई लेना देना ही नहीं है, एग्रीकल्चर से नगर निगम का क्या वो कनेक्शन है। तो कौन से दो लेयर से तो गवर्नमेंट के बचे आपके। तो वहां माइंड की बात है कि आपको उसका माइंड समझना है, ये नहीं कि केंद्र द्वारा ये दिया जाता है, राज्य द्वारा ये दिया जाता है। आप चाहो तो ये प्रेजेंटेशन देके भी बता सकते हो, तो भी चलेगा। फिर ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे लिख देना, इसमें अलग ढंग का डायग्राम बन जाएगा उसमें। फिर डायग्राम ऐसा बनेगा, आप डिस्टर्ब मत करना इसको, मैं यहाँ एग्जाम्पल हटा दूंगा और इसकी डायग्राम ऐसे बन जाएगी। और इसमें मैं यहाँ पे जैसे उर्वरक लिखा, सिंचाई, बिजली, तो आप इसके नीचे राज्य सरकारें,
ये एज इट इज रहेगा। ये राज्य सरकारें देती, इस ये एक छूट गया, केंद्र यहाँ पे और बढ़िया दिखेगा, क्योंकि केंद्र राज्य में कितना ही लिख पाओगे आप, वो डायग्राम भी नहीं बन पाएगा ठीक से। हमने डब्ल्यूटीओ को उठा के प्रेजेंट किया उसे। इस सब चीजों के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। अगला हेडिंग लगाइए।
तो पढ़ लेते हैं। रटना नहीं है, मतलब मैंने तर्क दिया, इसके आधार पे सारे बॉक्स क्लियर हो जाएंगे आप। इसमें ये है कि संदुकीकरण, मतलब बॉक्स के नाम से एक वर्गीकरण होता है। संदुकीकरण के माध्यम से डब्ल्यूटीओ द्वारा कृषि सब्सिडियों का एक अन्य वर्गीकरण भी किया जाता है, जिसका मुख्य आधार ये होता है कि कोई भी सब्सिडी घरेलू उत्पादन, घरेलू कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देती है या नहीं, और इस प्रकार वह ट्रेड डिस्टोर्शनरी, जिसका हिंदी रूपांतरण किया व्यापार को विकृत करने वाली, है या नहीं। मतलब ये भाषा जो हमने लिखी कि घरेलू कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देती है या नहीं, अगर वो देती है तो व्यापार विरोधी होगी, मतलब है या नहीं। मैं समझा दूंगा आपको, कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देती है या नहीं, और इस प्रकार वह ट्रेड डिस्टोर्शनरी है या नहीं। अब ये तो आपको पता ही है कि डब्ल्यूटीओ रेगुलेटर है, सब अपनी मनमानी करेंगे तब तो नियमों को तोड़ना चालू कर देंगे। तो गेट नामक एक समझौता आया था 1948 में, उस पर बातचीत स्टार्ट हुई थी, और 8 राउंड हुए उसके कुल मिलाकर, अलग अलग तरह के राउंड हुए, जिसमें राष्ट्रों के बीच में ट्रेड का निगोशिएशन हुआ, जिसमें दो मुख्य पार्टियां थी, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री। जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो न्यूट्रल टाइप के, उनको वो अलग कहानी है उनकी। मेन जो निगोशिएशन था वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में था, और धीरे धीरे सब अपने अपने मुद्दों को आगे रखते हैं व्यापार के अंदर। हर राष्ट्र चाहता है कि मैं समाज में भी रहूं, तो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भी समाप्त ना हो। आपने कभी उन समाजों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा होगा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन करते हैं और कुछ ज्यादा ही इम्पोज करते हैं, तो लोग उस समाज से दूर हो जाते हैं। इस समाज में रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो व्यक्तिगत छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाए तो भी वो समाज नहीं चल पाता है। एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें व्यक्ति भी ये फील करे कि उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है। आज हम जाति का समाज होता है हमारा, हमारे हम एक खास जाति से बिलोंग करते हैं, तो जाति आपको सुरक्षा भी तो देती है। आपको नहीं अच्छा लग रहा तो जाति से दूर हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्वतंत्रता जाति में रहने से नहीं है, तो आप अलग हो सकते हो। लोग अलग हो भी जाते हैं, समाज उनका बहिष्कार भी कर देता है, लेकिन ज्यादातर लोग समाज में रहते हैं, तो इसका कारण क्या है, उनको क्या फायदा मिल रहा है समाज के। तो कई तरह की सुरक्षाएं समाज देता है, और उनको गिनाना मैं आवश्यक नहीं समझता इस क्लास में, क्योंकि वो अलग है, वो आप सब जानते हो। डब्ल्यूटीओ भी एक वैश्विक समाज है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ समाज है, इसमें सामाजिक संबंध नहीं हो रहे, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब अपना अपना इंटरेस्ट इसमें रखे। अब होता क्या है कि कोई भी कंट्री अगर नियम को तोड़ के घरेलू उत्पादन को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। मतलब आप ट्रंप मोदी की पॉलिसीज को एक निगाहों से देख रहे हो, जिसको हम टैरिफ कहते हैं। वो प्रशुल्क लगा रहे हैं और ऐसा हो रहा है। टेस्ला गाड़ी भारत में आ चुकी है 70% टैरिफ के साथ, वो कितने लाख की पड़ रही है आजकल, इस पे चर्चा चल रही है आज और कल से ही। आप इसको जानते हो, टैरिफ, टैरिफ से क्या पैदा होता है, संरक्षण। किसका होता है संरक्षण, घरेलू उद्योगों का। आपको ये पक्ष पता है, आज की क्लास में आप दूसरा पक्ष भी जान लो कि सब्सिडी से भी संरक्षण होता है। और इनका, अगर मैं उद्योगों की बात करूं, अब इसको हम कृषि से जोड़ लेंगे थोड़ी देर में। पहले जो करंट में चल रहा है उसको पकड़ के समझेंगे तो ज्यादा फायदा है। सब्सिडी से भी क्या होता है, संरक्षण होता है, टैरिफ से भी। लेकिन टैरिफ ट्रांसपेरेंट होती है, ज्यादा नजर आती है, दिखती है। ये नजर नहीं आती, नॉन ट्रांसपेरेंट।
आपके माल पे कोई टैक्स लगाएगा तो आपको दिखेगा ना मेरे माल पे इतना टैक्स लगा है। सब्सिडी नजर नहीं आती। सब्सिडी तो उन उद्योगों को आप दे रहे हो, उनको आनंद आ रहा है इसमें। सामने वाले के माल पे टैरिफ नहीं लगा रहे आप, तो उसको तो पता ही नहीं लग रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आप अगर टेस्ला पर वो टैरिफ नहीं लगा के आप अपनी गाड़ियों को सब्सिडी देना शुरू कर दें, इंडियन गवर्नमेंट अपनी जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उससे बहुत ज्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दे, तब भी तो वो वही टारगेट प्राप्त कर सकती है जो टैरिफ से मिलता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इधर हम बाहर चाइना लिखे और एक इलेक्ट्रिक बल्ब आता है हमारे तरफ छोटे से एग्जांपल के अंदर। इंडियन रुपीज में वो 50 रुपए का पड़ता है, युआन में जो भी उसका रेट है, और हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। और वो ऐसे कैसे आ जाता है, फ्री ट्रेड होने के हिसाब से चलो, ऐसे कैसे आ जाता है। ये चाइना वाला बल्ब है, ये 50 रुपए में एंट्री कर जाता है। और इंडियन बल्ब्स उनके पास ऐसी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना के बराबर बड़े प्लांट नहीं है, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे प्लांटों का कॉस्ट ज्यादा आता है। तो हम थोड़ा देर के लिए मान लें कि इंडियन जो बल्ब है वो 100 रुपए के बनते हैं, 2-4 रुपए प्रॉफिट रहता है। और बाकी, और प्रॉफिट भी मैंने तो आपको ये सिखाया जब राष्ट्रीय आय पढ़ाई थी, प्रॉफिट भी कॉस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बिना प्रॉफिट के थोड़ी आप काम करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कंपटीशन के केस में जो बनता है वो मिनिमम होता है, बहुत अच्छा कंपटीशन हो और एक आदमी फिर भी चाहता है कि मैं 1-2 रुपए कमाऊं, ये वाली जो प्रॉफिट होती है ये सबसे बेस्ट प्रॉफिट मानी जाती है। और वो नहीं मिलेगी तो वो काम करना बंद कर दे। अपने आप को भी तो देता है, खुद को भी तो इंसान पे करेगा। आपने पूंजी लगा रखी है, रिस्क उठा रहे हो, तो खुद को क्या दे रहे हो ना। फैक्टर कॉस्ट जो मैंने आपको बताई थी, वो फैक्टर कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट होते हैं। जब आप कहते हो ना फैक्टर कॉस्ट पे एक वस्तु 10 रुपए की बनी है, तो इसमें प्रॉफिट इसके अंदर है, इस 10 रुपए के अंदर है, रेंट है, वेजेस है, कच्चे माल का रेट, सब कुछ आ गया है इसमें। मैं सब कुछ नहीं लिख रहा, प्रॉफिट लिख रहा हूँ यहाँ। माना कि 3 रुपए प्रॉफिट है तो वो इसका पार्ट है। अब टैक्स लगता है, जब ये तैयार हो गया प्रॉफिट को शामिल करके, अब आप इसके ऊपर 10% जीएसटी लगा रहे हो, तो ये मार्केट में 11 का बिकेगा। इसमें से 1 रुपया गवर्नमेंट को चला जाएगा, बाकी 10 है, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। चाहे मजदूरों को पहले मजदूरी दे दो या बाद में दे दो, प्रॉफिट अपना पहले रख लो या बाद में रख लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। एनुअल बेसिस पे जीडीपी मापते हो, एक साल में तो हिसाब हो ही जाता होगा। और हिसाब को कैरी फॉरवर्ड भी करना है, तो अगले साल आप कहोगे इस साल का ये हिसाब है, हम क्लियर नहीं कर पाए, तो अगले साल देंगे तुम्हें। अगले साल का हिसाब अलग बना हुआ है, इसका अलग बना हुआ है। तो आपको तो साल दर साल चलना, आपको क्या मतलब है पेमेंट हुई कि नहीं हुई, आपको तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर था, आज नहीं तो कल इनकम मिल ही जाएगी। अच्छा, हमारी सरकार हमारी सैलरी में से काटती है, काटी जाती तो लास्ट में देती है कि नहीं देती है। तो आप सारी की सारी इनकम उस साल की मान लोगे जब आपको रिटायरमेंट पे भी मिले। गलत है ना, मतलब वो तो हर साल का कट कट के उनके पास इकट्ठा हो रखा है, तो उन्होंने उठा के आपको दे दिया। लेकिन साल, हर साल का हिसाब है ना उनके पास कि इस साल इतना कटा, इस साल इतना कटा, इस साल इतना कटा, तो आपको तो एनुअल से मतलब होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़ जाड़ के 100 रुपए का रेट रख रहे हैं, चाइना का बिल 50 का आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम कभी इकोनॉमिक्स में एक और नियम होता है कि आप जो भी निर्णय करते हो विवेक से करते हो। विवेक कब खराब होता है, जब आप किसी से जुड़ जाते हो। अगर हम ये कहें कि मैं तो भारत का हूँ, मैं चाइना का बल्ब नहीं लूंगा, तब तो इकोनॉमिक्स काम नहीं करेगा, फिर तो आप कितना भी महंगा कर दो, हम भारतीय बल्ब भी लेंगे, क्योंकि हमारा विवेक समाप्त हो गया, हम इसमें आ गए, राष्ट्रवाद में आ गए। इकोनॉमिक्स में राष्ट्रवाद नहीं चलता है, इकोनॉमिक्स में जितना वाद लाते जाओगे उतना ही निर्णय खराब होते जाएंगे आपके। परिवारवाद आ गया जैसे, अब आपके रिश्तेदार कोई दुकान खोल रखे हैं, वो कह रहे हैं मैं 250 का बल्ब दूंगा,
तो भी आप उसी से ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स होगा क्या? तो विवेक सम्मत निर्णय कराने के लिए हम यहाँ पर स्वदेशी विदेशी की बात नहीं कर रहे। When Chinese bulb of the same quality, homogeneous, इकोनॉमिक्स में जब पढ़ा जाता है तो सही समझाने के लिए उसको होमोजीनियस करना पड़ता है, ताकि निर्णय में सिर्फ एक ही वजह रहे, और वो रहे कीमत। बाकी वजहों को हटाना पड़ता है। तो हमने दोनों बल्बों को एक जैसा मान लिया। अब आपको चाइनीज बल्ब 50 का मिल रहा है तो आप 100 का बल्ब क्यों लोगे? तो ये घरेलू उद्योग धंधे आपके प्रभावित हो जाएंगे। अब एक तरीका क्या है? एक तरीका है कि आप 100% टैक्स लगा दो या 200% टैक्स लगा दो। 100 लगाते हो तो 50 पे 50 बनेगा, तो 100 रुपए का हो जाएगा। ये न्यूट्रल स्टेट में आओगे। तो 120% लगा दो, तभी चाइनीज बल्ब महंगा हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका बिकने लगेगा। तो संरक्षण आपने किसको दिया? भारत। ये टैरिफ है। अब हम उल्टा चलते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाते हैं तो चाइना को क्या लगेगा कि व्यापार मुक्त हो रहा है, मेरे सामान को नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ टैरिफ नहीं लगा रहे। चाइना को कब समझ में आएगा, वो रिटेलिएट कब करता है? इतना तो अखबार आप पढ़ते हो। हम अमेरिका वगैरह की तरफ आज का अखबार पढ़े ना, स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर आपने पढ़ा होगा। तो भारत भी रिएक्टिव हो गया कि हम भी उतना ही शुल्क लगाएंगे जितना वो बोल रहा है। तो भारत तुरंत, मतलब इधर उसने बोला और इधर हमने प्रतिक्रिया करी। क्यों? क्योंकि टैरिफ नजर आते हैं, प्रशुल्क दिखाई देते हैं। अब इसमें चाइना को तो ये लग रहा है कि मेरा माल जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब इंडिया में हमने क्या किया कि इनकी जो भी फैक्टर कॉस्ट बन रही प्रॉफिट को जोड़कर यहाँ 100 कर देता हूँ मैं, और इसको 30 बना देता हूँ, और इसको 100 कर दिया। हमने क्या किया कि प्रॉफिट तो उसका अपना है, इन चीजों के ऊपर सब्सिडियां दे दी उसको, कच्चे माल के ऊपर, लेबर पे, फलाना पर सब्सिडियां दे दी बड़ी मात्रा में, जिससे इसकी कॉस्ट डाउन हो गई। डाउन होके अब ये इसको पड़ रहा है 40 रुपए का। तब गणित फिर बदलेगी यहाँ पे, लेकिन हमने मान लिया इतनी गणित नहीं करनी है हमें। 40 रुपए का पड़ रहा है तो यहाँ पर रेट क्या आ जाएगी? 40। और इसको समझ नहीं आएगा, इसको बहुत बाद में पता लगेगा कि मेरा माल क्यों नहीं बिक रहा। चाइना को क्यों? क्योंकि आपने प्रशुल्क नहीं लगाया बॉर्डर पे, आपने अंदर ही अंदर क्या किया, इनको सब्सिडी दे दी, उनके कच्चे माल को सस्ता कर दिया, उनके बिजली में छूट दे दी, ऋणों में ब्याज दर कम लगा दी। कुछ भी समझो आप इस तरह से कि अब उनको बल्ब उनकी प्रॉफिट को जोड़ के कितना पड़ रहा है? 40। और चाइनीज बल्ब 50 का पड़ रहा है। और चाइना जबकि इस बात को ये समझ रहा है कि हमारे माल पे कोई टैक्स भारत में नहीं लगा सकता। इसका एक ही नेगेटिविटी क्या आएगी कि हमारा बजट बिगड़ जाए। अब सब्सिडी तो बजट से देनी पड़ेगी, वो नेगेटिविटी छोड़ो आप। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्सिडी से भी वही रिजल्ट ला सकते हो जो आप टैरिफ से लेके आते हो। ये समझना इस क्लास के लिए जरूरी है। अब आपको सिर्फ इकोलॉजी बदलनी है। यहाँ पे मैंने ये जो बल्ब बोला, तो उसकी जगह आप एग्रीकल्चर ले आइए, कृषि वस्तुएं ले आइए। तो जैसे बल्ब सस्ता हो रहा है, तो ऐसे कृषिगत उत्पादन भी फार्मर के लिए क्या हो जाएगा? सस्ता हो। और ये सब होने की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब इस बल्ब का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और कीमत कम है। तो आप एक चीज बताओ कि ये जो व्यापार कर रहा है चाइना हमारे भारत की तरफ जो सामान, इसकी वॉल्यूम डाउन हो जाएगी, मतलब जो क्वांटिटी है वो नीचे आ जाएगी। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आघात लगा। तो आपका इंटरेस्ट क्या था? घरेलू उत्पादन को प्रमोट करना, घरेलू कृषि का संरक्षण करना। आपने अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट क्या आया कि इससे चाइनीज इंटरेस्ट इम्पैक्ट है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है।
ध्यान दें इस चीज पर कि यहाँ पे चल रहा है। मैंने लिखा इससे कि संदूकीकरण के माध्यम से डब्ल्यूटीओ द्वारा कृषि सब्सिडियों का एक अन्य वर्गीकरण भी किया जाता है, जिसका मुख्य आधार भी आ रहा है। ये होता है कि कोई भी सब्सिडी घरेलू कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देती है या नहीं, जैसे कि इस केस में दे रही है बढ़ावा देती है या नहीं, और इस प्रकार वह व्यापार को विकृत करने वाली है या नहीं। तो अगर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तो व्यापार को विकृत करेगी, और अगर कोई फायदा ऐसा दे रहे हो किसान वगैरह को, खेती के अंदर कोई ऐसा स्कीम चला रहे जैसे किसानों को टेक्नोलॉजी देना, तो उस तरह की चीजें वो नहीं मानता डब्ल्यूटीओ की डायरेक्ट। मतलब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। आपने टेक्नोलॉजी देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उर्वरक सस्ता नहीं होगा, बिजली सस्ती नहीं होगी, पानी सस्ता नहीं होगा, ऊंची एमएसपी नहीं दोगे। खाली टेक्नोलॉजी से क्या होगा? आज अगर रिलायंस जियो जब आया तो ये ब्रॉडबैंड वगैरह ये सारा इंटरनेट तो उसकी वजह से फेमस हुआ हमारे भारत में। टेक्नोलॉजी तो हाई है, लेकिन रेट क्या है, प्राइस क्या है? अगर प्राइस अफोर्डेबल है तभी तो आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाओगे। एक बच्चा ऑनलाइन क्लास करता है उस पर क्योंकि वो अफोर्डेबल है, तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से वो पढ़ाई करता है। लेकिन अगर फीस उसकी ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा हो माना कि, और तर्क इसका उल्टा दिया जाए कि ऑनलाइन तो आपके घर पे आ जाता है इसलिए ये महंगा है, जब चाहो तब देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, इस प्रकार के नाना प्रकार के तर्क देके अगर वो आपको ये कहे कि इसकी फीस दोगुना होगी, राइट, तो क्या उस टेक्नोलॉजी को ज्यादातर लोग अडॉप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाए। तो टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन किस पर डिपेंड करती है? अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, कोई चीज को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। तो कई लोग स्पेस में घूमते हैं, टेक्नोलॉजी है आपको स्पेस में ले जाएगी, पैसे देके आप। यही टेस्ला जो एलन मस्क की कंपनी है, वही है आपको उनकी वो एक्स स्पेस, क्या नाम है उसका, स्पेस एक्स करके वो भेजती है। हम तो नहीं जा सकते कभी भी, मेरे को तो नहीं लगता कि हम जा सकते हैं कभी, क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं करते। तो ये अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डब्ल्यूटीओ कहता है कि इफ यू आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, इफ यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको आगे चल, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसको ये देखना होता है कि कोई भी सब्सिडी घरेलू को बढ़ाएगी कि नहीं, जो घरेलू उत्पादन होता है, या घरेलू उद्योगों को प्रमोट करेगी कि नहीं, या कृषि को प्रमोट। अभी तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर पे। शायद आप समझ गए होंगे कि सब्सिडी भी वही रिजल्ट ला सकती है जो प्रशुल्क लेके आता है, और बराबर का संरक्षण कर सकती है, पहली चीज। दूसरी, ध्यान में क्या रखना है कि सब्सिडी नॉन ट्रांसपेरेंट होता है और प्रशुल्क ट्रांसपेरेंट। इसलिए एक नियम है, कोई भी राष्ट्र डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनता है तो एक नियम होता है कि आप जो सब्सिडियां दे रहे हो उनको प्रशुल्कों में कन्वर्ट कर, इस ढंग से प्रशुल्क लगाओ कि आपके यहाँ उतना ही उत्पादन हो जितना सब्सिडियों से हो रहा था। इस ढंग से प्रशुल्क लगाओ, और फिर उसके बाद वो कहता है कि धीरे धीरे प्रशुल्कों को कम करो। ऐसा शर्त डब्ल्यूटीओ क्यों लगाता है? क्योंकि उसको खुद को नहीं समझ में आता है कि सब्सिडी से आप कितना संरक्षण कर, इसलिए वो बोलता है कि सब्सिडियों से कितना संरक्षण कर रहे हो, इसलिए वो बोलता है कि आप प्रशुल्क में कन्वर्ट करो। 300% प्रशुल्क, 250% प्रशुल्क दिखेगा ना उसको, फिर वो कहेगा भाई आप इसको धीरे 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 कम करो। हम नहीं कह रहे कि तुरंत करो, आपके देश को नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई टाइम, 6 साल का टाइम, 10 साल का टाइम। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को 6 साल का टाइम मिलता है, हम जैसे राष्ट्रों को 10 साल का टाइम मिलता है। शुरू में की बात हो रही है, अब तो हम पुराने मेंबर हो गए इसके, राइट। तो जो इसका मेन आधार समझ गए आप, कि कोई भी सब्सिडी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है या नहीं, और इस प्रकार वह व्यापार को विकृत करने वाली है या नहीं। पैराग्राफ चेंज किया डब्ल्यूटीओ द्वारा
संदूकीकरण, संदूकीकरण जो लिख चुका हूँ ना बोर्ड पे, इधर देखो आप नहीं लिखा मैं आ रहा। संदूकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे कर देना, प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न मुख्य संदूकों निम्न मुख्य संदूकों का निर्माण किया गया है। एक सवाल लिखो, आपको ऐसे काम नहीं चल पाता, एक साइड में सवाल लिखो। ये तो चल रहा है, वो चल रहा है, एक सवाल लिख लो। लिखो आप, प्रशुल्क और सब्सिडियों में अंतर बताइए। प्रशुल्क और सब्सिडियों में अंतर बताइए। है ना, अगला भाग लिखिए, अगला पार्ट लिखिए इसका। क्या आपके अनुसार क्या आपके अनुसार सब्सिडियां भी घरेलू उद्योगों घरेलू उद्योगों को संरक्षण का वही स्तर दे सकती है, वही स्तर दे सकती है जो कि प्रशुल्क दे सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा दो, प्रश्न चिन्ह लगा दो। अभी आपका काम, मतलब जो मैंने थोड़ा बोला समझाया आपको, वो समझ आपको इसके अंदर दिखानी है, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया था। इससे क्या होगा, छोटे सवालों से आपको बीच में कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसको ज्यादा, अच्छा मुझे नहीं लगता है कि इस पर मेंस में सीधा सवाल होना चाहिए, इतना प्रारंभिक तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी सवाल से नहीं मतलब होता है, बात ये होती है कि कहीं आप लिखो अगर, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हो तो आपका कंट्रोल है उसके ऊपर। और इंटरव्यू में भी एक प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर हुआ ना ये, मतलब टैरिफ नहीं है, नॉन टैरिफ। और बैरियर क्यों बन रहा है, क्योंकि चाइनीज माल जो मैंने आपको समझाया उसको आने में रोक पैदा कर रहा है सब्सिडी। समझ रहे हैं ना, ये सवाल करना जरूर, आप मेरे को दिखाना नहीं लेकिन अपना करके और आपस में दिखाना। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे आएंगे, मैं कहाँ तक देखता हूँ, तो आप जो बात कहेगी उस स्पष्टता से आप लिख पा रही हो कि नहीं, उतना प्रयास करो, क्योंकि ये वो वाला सवाल नहीं कि यूपीएससी मेंस में पूछेगा। इनमें आप जो मैंने आपको सवाल में दूंगा, 4-5 आप अपनी इच्छा से मेरे को दिखा सकते हो, क्योंकि आपको जो मैं बात बोलूंगा वो 4-5 से कम्युनिकेट हो जाएगी। फिर आप अगर ये लगन के साथ बैठे हुए हो, क्योंकि आपकी क्लास में तो मतलब है ही नहीं, वो बात आ नहीं रही है अभी, क्योंकि शायद आप थक जाते हो, मुझे ऐसा लगता है कि शाम आते आते आप थोड़े टायर्ड हो जाते हो, और लगातार पढ़ाई होने की वजह से शायद ऐसा है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही इस चीज को। अब तरीका कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरह से आप पढ़ रहे हो तो वो फिर मेरे को नहीं कम समझ आ रहा है कि इससे आप कुछ ज्यादा कुछ कर पाओगे।
इस हिसाब से जो, क्योंकि हम लोगों को इंट्यूशन आता है क्लास, इंट्यूशन फील होता है टीचर को कि वो क्लास अभी किस लेवल पे चल रही है। आप धीरे-धीरे ट्राई करना कि और बढ़िया से आप क्लास को करो, तो मुझे भी अच्छा लगे कि मैं कोई इनोवेटिव चीज़ क्लास में बोलूँ, कोई फ़ायदा दूँ आपको। और सवालों को आप एकदम पकड़ के नहीं चल सकते ना, वो घुमाएगा कहीं-कहीं आपको, तो आपको घुमाव भी पता रहने चाहिए, तो ये आप अटेम्प्ट करिए। जो संदूक उन्होंने बनाए हैं, वो उनको हमें लिखना है, 1 बाय 1 करके एक बार दे दो। निर्माण किया गया है, ठीक है? देश लगा दो और फर्स्ट लिखो। तो यहाँ थोड़ा दूर आके यहाँ पे लिखो आप पीटी और 2016। मैंने कहा ना जिसका मेंस अच्छा है, कभी-कभी मेंस से क्वेश्चंस आ जाते हैं।
और आपको मेंस के लिए है ये क्लास, तो जैसे इतना नहीं लिख पाते, वो बॉक्स पे सवाल कर लेता है कि डब्ल्यूटीओ में अलग-अलग बॉक्स कौन से हैं और बॉक्स बनाने का तार्किक आधार क्या है? तर्काधार, एक वर्ड कल लिखा था मैंने, तर्काधार। तार्किक आधार क्या है? तो वो की वही भाषा चलेगी जो हमने क्लास में लिखी, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है या नहीं, उस वो वाली भाषा चलेगी, क्योंकि आधार इसका यही है। तो वो फर्स्ट पार्ट में भी पूछ सकता है कि डब्ल्यूटीओ द्वारा संदूकीकरण जो किया जाता है, उसका आधार क्या है? ये पहला पार्ट बना। और दूसरे पार्ट में वो पूछ सकता है कि अलग-अलग संदूकों के बारे में वर्णन कीजिए, है ना? तो अब 150 वर्ड्स में आ गया है ये। तो ये तो बहुत लंबा दिख रहा है, एक बॉक्स ही इतना लिखना पड़ जा रहा है आपको। तो एक लाइन और लिखाने के बाद मैं शॉर्टकट बताऊँ, तो आप पैराग्राफ चेंज कर लो यहाँ। देखिए, अ, इस प्रकार की सब्सिडी इस प्रकार की सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ द्वारा कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। निर्धारित नहीं की गई है। स्पष्टता के लिए और लिख लो आप, पूर्ण विराम लगाइए। इसे कितनी भी मात्रा में दिया जा सकता है। इसे कितनी भी मात्रा में दिया जा सकता है। अब मेंस में जैसे बॉक्स पूछ रहा है, तो आप इतना लिख नहीं पाओगे, तो आप ग्रीन बॉक्स आपने पहला लिखा, तो आप उसमें ऐसा लिखो कि ये वे सब्सिडियाँ और सरकारी खर्चे हैं जिनको लेकर डब्ल्यूटीओ कोई सीमा निर्धारित नहीं करता। बात खत्म एक में। फिर आप वर्ड लिमिट देख लो कि और बच रही है। पहले तो पूरा फ्रेम माइंड में चलाओगे ना कि इतने सारे बॉक्स हैं, तो मुझे कितना-कितना लाइन जाएगी, है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम हो जाएगा और काफ़ी वर्ड्स बच सकते हैं, तो आप उसमें एक आधी लाइन और लिख दो, एग्ज़ाम्पल दे दो, एक 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 देना सीखो। क्लास में तो ज़्यादा आएँगे, आप वहाँ पर एक लिखना सीखो। एक एग्ज़ाम्पल आधी लगाओ। एक एग्ज़ाम्पल में एक लिखो, आधी बस। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिख लो, बस। उनको आपको उनको ये पता लगना चाहिए कि आपको मालूम है। ये मैं मना क्यों कर रहा हूँ कि भई आपको ज़्यादा, अगर आप फिर क्या होगी, जैसे जितना बोलोगे, उतना ही गलती होने के चांस हैं। जितना लिखोगे उतना ही फँसने के चांस हैं। जब आपको ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लिख रहे हो? तो बेवज़ह मतलब इसलिए मना करता हूँ कि एक लिख के आगे बढ़ो। तो ये शॉर्टकट हो गया। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आर-एन-डी का तो थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने। आर-एन-डी करने से क्या हो जाएगा? आर-एन-डी तो होती रहती है हर कंट्री में। और दूसरी बात ये भी है कि आप आर-एन-डी के लिए मना कैसे कर सकते हो? रिसर्च तो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है। आप एक समाज बना रहे हो। क्या समाज में ऐसा नियम भी बना सकते हो कि आर-एन-डी पे भी आप एक खर्च की लिमिट लगाओगे? ये तो ज्ञान है, ज्ञान में क्या लिमिट होगी? तो डब्ल्यूटीओ बन ही नहीं पाएगा अगर आप ऐसे नियम बनाओगे तो। इसको और भाषा मैंने अपने हिसाब से सटीक लिखी है। अब आप देख लेना वहाँ पर कि शॉर्टकट बनाना हो, तो आप इसमें फिर वो हटाना पड़ेगा, न्यूनतम रूप से बढ़ाते हैं कि उनकी लैंग्वेज है ये। या तो बिल्कुल नहीं बढ़ता है, या बढ़ेगा तो बहुत मिनिमम, नेग्लिजिबल मतलब, ताकि लैंग्वेज के साथ गलती ना हो, इसलिए मैंने साथ में लिखा। और जीएस में क्या होता है कि आपको परफेक्शनिस्ट नहीं होना होता है। जीएस में जनरल भी चल जाओगे लिख के आप अगर, कि ये सब्सिडियाँ ऐसी होती है जिनसे कृषिगत उत्पादन को लगभग लगभग लगा देना,
लगभग बढ़ावा नहीं मिलता है, लगभग बढ़ावा नहीं मिलता है। हो गया काम आपका। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि यूपीएससी इज मोर अबाउट ट्रिक्स। ज्ञान की बड़े स्कोप को मतलब बहुत ज्ञान भर लिया, फिर वहां प्रेजेंट नहीं हो पाया। इसमें हम क्या करते हैं कि ज्ञान की एक्यूमुलेशन तो करते हैं, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। मैंने पीटी के टाइम भी कहा कि मेंस क्लास शुरू होने दो, आपको राइटिंग का मर्म समझ में आने लगेगा अपने आप मेरे विषय के अंदर। फिर इसको आप कहीं भी अप्लाई करो, आर्ट एक बार डेवलप हो जाएगी, तुरंत होने लगेगा। आप 20 सवाल भी कर लोगे तो आपको 20 सवाल में जब 1 2 3 पे जाओगे, 4 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, लेकिन फिर ऐसा होगा कि आपको कोई बोलेगा और आप फ्रेम कर दोगे 10 मिनट के अंदर। लेकिन उसके लिए पहले कितने मिनट गंवाने पड़ते हैं तब फिर होता है। मैंने राजस्थान पत्रिका में पहला संपादकीय मेरा ये छपा था 9 अक्टूबर 2004। राजस्थान पत्रिका मेरे को लिखने का कोई अभ्यास नहीं था। अच्छा, 2000 मेरे को टॉपिक दिया गया था ट्रिप्स जो चेंज हो रहा था हमारे इंडिया में, ये 2005 में बदलने वाला था। हमारे इंडिया में पेटेंट सिस्टम में चेंज होने वाला था। तो राजस्थान पत्रिका के एडिटर ने मेरे को बोला कि सर आप इसके ऊपर एक आर्टिकल दीजिए। मैंने कहा मेरे को तो नॉलेज नहीं है इसका, कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इसका नॉलेज है, उसका नहीं है कि आर्टिकल आपके। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल ऐसा होना चाहिए कि चाय की छड़ी पर बैठने वाला आदमी भी उसको समझ सके और प्रोफेसर भी समझ सके। मेरे को 9 दिन लगे एक आर्टिकल लिखने में, और मैंने 650 वर्ड्स में लिखा था। आई स्पेंड 9 डेज। उसमें मैंने मनी नहीं देखी थी, मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया। फिर भी उनको थोड़ा टेक्निकल लगा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम अगला टॉपिक आपको, एक और है जो हमारी टीम में उतना नहीं हो पा रहा है, तो आप एक दूसरा टॉपिक टेक्सटाइल कोटा प्रणाली को लेकर था। फिर उस पे मैंने काम किया तो मेरे को 4 दिन लगे। ऐसे करते करते जब भी वो बाद में मुझे टॉपिक देते थे तो मैं 15 मिनट के अंदर एक आर्टिकल लिख देता था। ये जो राइटिंग स्किल आपको नजर आ रही है थोड़ी बहुत भी, ये आर्टिकल्स की वजह से। जो हम फ्रेम फटाफट फटाफट क्लास में करते हैं, तो ये कॉमा लगाना है जो भी है और जुड़ा हुआ जो लिखते हैं, ये वजह ही यहाँ पर थी जिस पर मैंने काम किया था। मैं कह देता कि कौन इसमें खपाए दिमाग अपना, और मेरे को मिलने वाला क्या है। और मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरे को लेक्चर देने के लिए बुलाया। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। उनको ये पता नहीं था कि ये यहीं के प्रोडक्ट हैं, और वो राजस्थान पत्रिका को संदेश भेज के फिर एक सेमिनार करवाया इस टॉपिक पे। वहां जाने के बाद उनको पता लगा कि हमारे यहीं के प्रोडक्ट हैं। तो लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा मौका था। 2004, इतने साल हो गए, 20 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। उस समय हम लोग ये, और आज भी वही आदत है पढ़ने की और चीजों को बारीकी से लेने की। तो काम आपको करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, लगातार करने से कुछ भी कर सकते हो आप। हमें कुछ थोड़ी ना आता था, लेकिन ये धीरे धीरे करके थोड़ा कंट्रोल बनाने की कोशिश करें। तो R&D पे खर्चे को वो बेलगाम, मतलब आप चाहे जितना खर्च करो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बीमारियों और कीटाणुओं की रोकथाम, एक होता है कि प्रोडक्शन बढ़ना, और एक होता है घटने से रुकना। आप जब बीमारियों का इलाज करते हो तो प्रोडक्शन कम होने से रुकता है ना, ये कम होने से रुक जाता है कि कम नहीं हो। आप बीमारियों की रोकथाम करने से प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, वो बढ़ेगा उर्वरक से बढ़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, लाइक अगर आप बीमारियों की रोकथाम कर रहे हो, वो कह रहे करते रहो आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना बड़ा बजट बनाओ बनाओ। कीटाणुओं की रोकथाम, टिड्डी दल हमला कर रहा है, फलाना हो रहा है, ये सब जो होते रहते हैं, करते रहो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं। अनंत खर्चा आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसको भी बरी कर रखा है। फिर एक चीज और है ये, अब मान लो हिंदी मीडियम का चक्कर पड़ेगा और अभी इसका रूपांतरण भी ठीक से हो नहीं पाता है, तो मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ा। आप मान लीजिए इसको स्किप करना चाहते हो तो 2 लिख के आगे निकल जाओ, आधी लगा दो। और मैंने लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज देने के लिए कि इनकम सपोर्ट फार्मरों को दे रहे हो,
लेकिन वो कपल्ड नहीं है, मतलब डीकपल्ड। ये कपल्ड किसके साथ, मतलब तो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया, किसानों को ऐसा आय समर्थन जिसका चालू उत्पादन से संबंध नहीं होता है, मतलब जो अभी प्रोडक्शन होने वाला है उसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आप उनको इनकम सपोर्ट दोगे बट वो करंट प्रोडक्शन को प्रमोट ना करे, तो फिर कैसे होगा ये। इसलिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, अकाल सहायता राहत आ गई। अकाल मतलब पिछली फसल आपकी बर्बाद हो गई। हमारी राजस्थान सरकार ने भी कितनी बार ये पैसा भेजा है। वो मेरे को आधार कार्ड मांग रहे थे, मैंने एक बार तो आपको बोला था, एक बार आधार कार्ड इसलिए भी मांग रहे थे कि पैसा आया है फसल नहीं होने के ऊपर, तो आप भेजो तो आपके खाते में आ जाएंगे। मैंने कहा हमारे काश्तकार के खाते में भेज दो, कि वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ओनरशिप तो आपके नाम है। तो जो फसल बर्बाद हो गई वो तो पिछली फसल थी, आप उसको टारगेट बना के दे रहे हो ना उनको। अकाल का मतलब ही क्या है, अकाल पड़ा नहीं पहले ही राहत दे देते हो क्या? अकाल होने पर ही राहत दोगे ना। तो वो उत्पादन गया कि होने वाला है? चला गया, होने वाला नहीं। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लास में ध्यान रखना पड़ेगा, मैं सब समझा दूंगा। अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी है और जनरल वे में पढ़ना चाहते हो, विशिष्ट ज्ञान में जाना चाहोगे, तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। और ये भी विशिष्टता ही है, कोई जनरलाइज्ड नहीं है। लेकिन आपको फायदा क्या मिलेगा मेरे विशिष्ट ज्ञान से? उतना ही पढ़ो ना जो काम की है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सब्सिडी और प्रशुल्क। सब्सिडी को लेकर इतनी प्रॉब्लम क्यों है डब्ल्यूटीओ में, कभी सोचा आपने? तो वो सोच पैदा कर दी मैंने कि सब्सिडीज आर इक्वली पावरफुल, इक्वल टू टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नाउ यू नीड टू एक्सटेंड द थॉट कि भाई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर में भी हो सकती है ये बात। तो सिंपल सी बात है। भारत खुद कहता है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान जरूरत से ज्यादा सब्सिडाइजेशन करते हैं, और बहाना बनाते हैं क्यों ग्रीन बॉक्स है। और भारत वर्गीकरण को कभी अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वर्गीकरण में विवाद होते हैं। अगर वर्गीकरण ना हो तो विवाद कभी नहीं होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल का वर्गीकरण आपने बनाया तो विवाद है उसके अंदर। कई जातियां कहती हैं हम भी ओबीसी में आते हैं, क्योंकि वो आपने वर्गीकरण बना रखा है। आप वर्गीकरण को हटा दो, अगर हटाना चाहिए नहीं चाहिए, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट पॉइंट, लेकिन अगर वर्गीकरण नहीं है तो फिर डिस्प्यूट भी नहीं। जीएसटी 5%, 12%, 18%, 28%। अब लड़ाई इस बात की कि 5 में कौन सी जाएगी, 18 में कौन सी जाएगी, 12 में कौन सी जाएगी, उसको लेकर माथापच्ची करते रहो आप। तो हमारे भारत में जीएसटी आने के शुरुआती वर्षों में तो वो वस्तुएं ट्रांसफर होती रही, कोई 12 से उठा के 18 में डाली तो वो आज भी होती रहती है या पड़ती रहती है। मोर क्लासिफिकेशंस, मोर डिस्प्यूट और मोर मिसयूज। तो ये ग्रीन बॉक्स, अब पीटी में जो सवाल था वो क्या था कि ग्रीन बॉक्स एक शब्द है जो अखबारों में पढ़ने को मिलता है। वो सवाल मुझे आज भी याद है कि अखबारों में पढ़ने को मिलता है, इसका संबंध किससे है, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो आप उसमें जो एरिया बता रखा था एग्रीकल्चर वगैरह, उसी को टिक लगाना था। बहुत हाई फाई सवाल नहीं पूछा कि ग्रीन बॉक्स किसको कहते हैं, ये नहीं था। ग्रीन बॉक्स एक शब्द है जो अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है उस टाइम पे, तो इसका रिलेशन किससे है। तो इस तरह से मैंने इधर आपको पीटी 2016 यहाँ पे लिख दिया है साइड पे, ठीक है। तो अब ये तो थी ग्रीन बॉक्स। इसका ठीक उल्टी जो होती है वो अम्बर बॉक्स होती है। तो अगला लिखिए सेकंड।
जैसे आपको लगे कि और लिखने से आपका वर्ड और जाएगा तो आप ऑब्लिक लगा दें। कृषि क्षेत्र से संबंधित वे सब्सिडियां ऑब्लिक सरकारी खर्च। जो घरेलू कृषिगत उत्पादन। बढ़ावा देते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि जैसे आपने ये लिखा तो आप फिर आगे चाहो तो लिख सकते हो कि ये व्यापार को विकृत करने वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगी, कौन सा व्यापार? हमारे देश का नहीं, आप ध्यान दें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जो मैंने चाइना क्यों लिया? अगर हमारे देश की बात करनी होती तो मैं अंदर ही बातें करता ना। अब वो व्यापार व्यापार बोल रहा हूँ तो कुछ बच्चे उसको अलग सेंस में भी ले जा सकते हैं कि कौन से व्यापार की बात हो रही। तो ये व्यापार जो मैं बोल रहा हूँ, व्यापार विरोधी या व्यापार को विकृत करने वाली, तो इसका मतलब आपको एक ही समझना है इस क्लास के लिए कि ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात। अब ये आपकी इच्छा पर है कि आप इसका कंक्लूजन निकालो। अदरवाइज ये भी काफी है कि जो घरेलू कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, इसमें हमारे यहाँ पर थोड़ी वर्ड लिमिट काम करता है। पैराग्राफ चेंज करिए इस प्रकार। ये है व्यापार को विकृत करती है। फिर पैराग्राफ चेंज करिए, यही कारण है कि यही कारण है कि डब्ल्यूटीओ इनकी उच्चतम सीमा निर्धारित करता है। हम चाहें तो हमारे पास एक और ये है जो कि, जैसे इंडियन एग्जांपल देना हो, जो कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए कृषिगत जीडीपी का 10% है, कॉमा लगाइए। हालांकि यह सीमा देखिए पीस क्लोज, क्रिकेट में लिखिए पीटी 2015 के प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी रूप से निलंबित है। सस्पेंडेड।
एक बार लिख लें फिर बता दें। तो हर चीज आपस में कनेक्ट हो रही है। यहाँ आपने कहा व्यापार को विकृत, ये क्यों कहा? क्योंकि ऊपर ये लिखा घरेलू कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो फिर ये बात निकल के आई, फिर ये निकल के आया कि जब ये, फिर रेगुलेटर का टास्क क्या है? फिर तो वो रेगुलेट करेगा ना उसे। तो अच्छा, बिल्कुल मना नहीं कर सकता, क्योंकि खाद्य सुरक्षा भी एक टॉपिक है दुनिया में। खेती नहीं होगी बिना सरकारी समर्थन, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति लेके आए, उच्च उपज के बीज, उर्वरक वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजों को सपोर्ट देने के लिए तो आपको सरकारी समर्थन तो देना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लिमिट बनाई। दे सकते हो लेकिन अंडर लिमिट। तो इसमें यहाँ लिखा यही कारण है कि डब्ल्यूटीओ इनकी उच्चतम सीमा निर्धारित करता है। अब आपके पास वर्ड लिमिट है तो आगे जाओ। जो कि मतलब ये एग्जाम्पल आ रहा है, जो कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए कृषिगत जीडीपी का 10% है। अब ये भी ध्यान रखिए, बाद में पता लगा जीडीपी लिखा है, खाली 10% लिख के आ गए, फिर नंबर कटना चालू हो जाएंगे आपके। 10% किस चीज का? कृषिगत जीडीपी का। खेती में जितनी प्रोडक्शन है वैल्यू का 10% दे सकते हो, लेकिन इसमें भी फिर इसको, ये गलत हो जाएगा अगर हम ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सस्पेंड कर रखा है। तो हमने फिर लिखा हालांकि ये सीमा पीस क्लॉज, जिसका जिक्र आगे भी आएगा, के प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी रूप से निलंबित, मतलब इंडिया टाइप की कंट्री इसको क्रॉस कर सकते हैं। निलंबित का मतलब क्या हुआ भाई? अभी तो फिलहाल क्रॉस कर सकते हो, अस्थायी भी वर्ड बोल रहे हैं हम लोग, राइट। इसका एग्जाम्पल लिखना है, पैराग्राफ चेंज लिखिए। एएमएस इसका एक बड़ा उदाहरण है। एएमएस इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक ही वर्ड में हो गया। अच्छा, वहाँ एएमएस लिखोगे तो फुल फॉर्म नहीं करनी है, मेंस के अंदर एएमएस लिख के निकल जाए। छोटे लिखना अलाउड है। इसको इंग्लिश ऐसा नेगेटिव नहीं माना जाता कि आपने अंग्रेजी क्यों लिखी। जैसे नाबार्ड लिखना हो तो आप नाबार्ड ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब कहने का अर्थ छोटे वर्ड इंग्लिश के एब्रीविएटेड अलाउड है। आरबीआई लिख सकते हो। आपकी मर्जी करे तो रिजर्व बैंक लिखो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब रिजर्व बैंक लिखोगे 2 काउंट होंगे, आरबीआई लिखोगे 1 काउंट होगा। इतने गणित के लिए आप तैयार नहीं हुए, मेरे को पता है। अभी आप 5 साल तक पढ़ाई करोगे पहले, उसके बाद ये गणित चालू होगी। जैसे हाव भाव नजर आते हैं ना, उससे ये लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है। तो वो बात सही भी हो सकती है कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन, कोई 12th पढ़ के आया हुआ है, कोई क्या, तो उनके पास खूब टाइम है, लेकिन कई लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। तो उन लोगों के चक्कर में आप मत रहो, और वो अगर क्लास को इधर उधर करने की कोशिश करे तो उनको रोकने का प्रयास करो कि भाई तुम्हें जल्दी नहीं है, हमें है जल्दी। उनके साथ आप बह जाओगे तो फिर आप में उनमें फर्क क्या हो गया? उनको और गाइड करो उल्टा कि तेरे आपको कोई दिक्कत है, मैं मेरे को पूछो क्या प्रॉब्लम है, या घर पे पहले पढ़ के आओ एनसीईआरटी वगैरह जो पढ़ना चाह रहे हो। क्लास में क्या मतलब, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करो। टीचर को कहना पड़ जाए यूपीएससी की क्लास में तो आपको खुद को होना चाहिए। है तो एएमएस क्यों? अब आप वो डायग्राम को याद करो मन में कि हायर एमएसपी देंगे हम तो किसान मोटिवेट होगा ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, जिस फसल पे भी आप ज्यादा दे रहे हो। उर्वरक, सिंचाई, बिजली, इन पे सब पे ज्यादा ज्यादा खर्चा करोगे तो ज्यादा घरेलू उत्पादन आपका बढ़ेगा। घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो बाहर की कंट्रीज को दिक्कत होगी, वो कहेंगे आप खेल के नियम तोड़ रहे हो।
आपने ग्वाटेमाला, ब्राजील और इनका मैटर पढ़ा होगा, भारत की शुगर कैन सब्सिडीज को लेकर। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जिसमें भारत पे आरोप लगाया गया है कि भारत शुगर केन ग्रोवर्स को सेंटर स्टेट सब मिलके, भारत का कहना था कि हम तो देते ही नहीं है क्योंकि हम थोड़ी गन्ना खरीदते हैं, चीनी मिलें देती है। तो डब्ल्यूटीओ ने कहा कि चीनी मिलें आप जो फिक्स करते हो वो उनको देनी पड़ती है, और आप क्या करते हो, उत्तरोत्तर उनको बढ़ाते चले जाते हो, जिससे शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ रही है। डब्ल्यूटीओ ने भारत के स्तर को स्वीकार नहीं किया। भारत का क्या कहना था कि गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अरे गवर्नमेंट नहीं दे रही, लेकिन गवर्नमेंट मैंडेट तो दे रही है कि आपको पर क्विंटल गन्ने पे इतना देना है, और वो देना पड़ रहा है चीनी मिलों को। तो इम्पैक्ट तो वही आ रहा है जिसको हम मना कर रहे हैं। इश्यू इज अबाउट इम्पैक्ट, इश्यू इज नॉट अबाउट द प्रोसेस, whether you are directly giving subsidy or private sugar mills are giving. Issue is not that, issue is that internationally you are producing more, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, और ज्यादा प्रोड्यूस करने में कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रहा है। ज्यादा प्रोड्यूस करने में आपकी एफआरपी, आगे जाके एमएसपी की क्लास में बताऊंगा गन्ने के ऊपर क्या डिक्लेयर होता है। एफआरपी, गन्ने पे दो कीमतें डिक्लेयर होती है, एफआरपी केंद्र डिक्लेयर करता है और स्टेट एसएपी डिक्लेयर करता है। इनका पीछे का रिसर्च देख लो, ये उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। और ये न तो ये राज्य सरकार करती है, न राज्य सरकार गन्ना खरीदती है, न केंद्र गन्ना खरीदता है, वो कीमत बता देता है। अब चीनी मिलों के लिए ये एक प्रॉब्लम है, उनको यही कीमत देनी पड़ेगी। अगर ये ज्यादा है तो शुगर केन, अली बोलता है मेरे को कई बार, जो मेरी गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ ड्राइव करके खुद लेके आता हूँ, लेकिन वो बच्चों को छोड़ना करना ये दूसरे काम। तो वो मेरे को बोला एक बार कि आप ऐसा करो, हमारी साइड में खेत खरीद लो। मैंने कहा वो क्यों? कि गन्ने की खेती होगी उसमें, और आप क्या बोलते हो भैया, टैक्स वैक्स का जो भी है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता ना, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो वो बोला मुझे कि हम सब संभाल लेंगे, और आपको चीनी मिलों से वो पैसा आएगा, और आप गन्ने की बुआई करवाओ, और अच्छी कीमत मिलती है गन्ने की, वो मेरे को गाइड कर रहा था। मैंने कहा बात तो तू सही कह रहा है। एक बार चकबंदी पे पूछा मैंने उसे, एक दिन मेरे को बोला कि मेरे को जाना है गाँव तुरंत। मैंने कहा अरे बच्चों को छोड़ना गाँव कहाँ जा रहा है, कि बहुत जरूरी काम आ गया। क्या काम आ गया? कि हमारे वहाँ चकबंदी हो रही है। तुम्हारे यहाँ चकबंदी? तो मैंने कहा चलो इसी को पूछ लेते हैं, क्लास में तो पढ़ाते हैं। मैंने कहा वैसे चकबंदी होती कैसे है, मतलब, और ये तुम लोगों को कैसी लगती है? तो वो बोले चकबंदी तो बढ़िया चीज है। मैंने कहा कैसे? मैं अनजान बन के पूछ रहा था उससे, कि जैसे मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है इसे। बोले अलग अलग खेतों में काम करने से क्या फायदा है, 19-20 ऊपर नीचे पैसे लेके देख के अपना खेत एक जगह हो जाए। तो ये मौका मैं नहीं छोड़ना चाहता, हमारे गांव में चकबंदी का अभियान चल। मैं समझ गया, मैंने कहा मुझे किसानों का व्यू समझ आ गया कि चकबंदी कई किसान पसंद भी करते हैं, अगर वो इस बात को समझ रहे हैं कि अलग अलग जगह काम करने से हमें क्या फायदा है। ये उसकी ओपिनियन थी, हालांकि चकबंदी पढ़ाते समय मैंने बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि चलो इसकी क्या जरूरत है। क्योंकि कई बार आपको लगता है ना, ये वो एग्जाम्पल क्यों दे दिया, उसकी क्या जरूरत थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक ही है। अब क्या फायदा अगर कोई आप अच्छा काम करो और उसको कोई बुरा समझने लग जाए। तो यहाँ पर आप बस अपना टाइम मुझे बता दो कि 1.5 घंटा ही पढ़ना है, कि 1 या 2 जो भी है, लेकिन 2 से ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब 2 सवा 2 ही है बस। लेकिन उस टाइम के अंदर फिर कुछ नहीं होना चाहिए, फिर पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपको पूरा का पूरा दिमाग में डाल दूंगा मैं इकोनॉमिक्स, फिर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अखबार पढ़ते रहना बस केवल। यही फाइनल सोल्यूशन दे दूंगा। तो तब मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ सब लोग एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं, और मैं भी अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ। फिर देखो आप जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी। और ज्यादा नहीं अपने को माइंड लगाना। मैंने कई बच्चों की आदत देखी, वो पढ़ते ज्यादा है, मतलब ऐसे यूं ही कुछ भी उठा के पढ़ते हैं, ज्यादा रिसर्च करते हैं, वो फिर अच्छे होते हुए भी विफल हो जाते हैं। इससे बच्चों थोड़ा, और जाऊं मैं नेट पे देखूं इसमें और क्या है।
ये जो आदत है, ये इसको हटा दो आप। 9 सवाल आएंगे तो 7 तक चले जाओगे। जितने क्वेश्चन मैं दूंगा और पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, तीनों को मिला लेना और एक बार को साथ में रखना, यहाँ तक पहुंच जाओ 11। 9 तक भी पहुंच सकते हो, 7 तो रहना ही रहना है। 2 की मैं नहीं कह सकता आपको। तो अब इसमें कौन सा ये है कि भाई हमें पहले किताब पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स में जाना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल में आपको समझा दिया कि सब्सिडी भी वही रिजल्ट ला सकती है। अब आप समझ गए। तो अन्य राष्ट्रों को तकलीफ होगी तो वो समाज जो आपने बनाया उसमें नियम लाने पड़ेंगे। भाई सीमा में रह के काम करो, सिंपल सी बात है। मर्यादा होनी चाहिए। उसने मर्यादा बना दी कि 10% आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप डेवलपिंग हो, प्लस आपकी जीडीपी भी कम है, तो जीडीपी का प्रपोर्शन आपका हाई होना चाहिए। अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज को 5% मिला हुआ है, लेकिन हम क्यों लिखे हैं यहाँ पे? जबरदस्ती क्यों लिखे हैं? मैंने भारत का लिख के छोड़ दिया। और वर्बल आपको समझा रहा हूँ कि ये लिमिट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 5% है, हमारे लिए क्या है? 10%। तो ये क्या बन गया? अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स मतलब पीली लाइट, मतलब जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, वहां से ये वर्ड आया है। आप जो पीली लाइट को हम येलो बोलते हैं, वो वर्ड सही नहीं है उसके लिए। अंबर लाइट है। तो पीली लाइट का मतलब ये हो गया कि अब आपको स्पीड कम कर देनी है, और इसके बाद रेड आएगी, फिर तो आपको स्टॉप ही हो जाना है। लेकिन जो ट्रांजिशन हो रहा है, वहां वो लिमिट दिखा रहा है कि आपको स्पीड लिमिट करते करते लास्ट में रुक जाना है। तो इसलिए ये वर्ड बना अंबर। ग्रीन क्यों बना? क्योंकि ग्रीन होने पे आपको कुछ रोकना नहीं है, तो चाहे जितना आप दे सकते हो। अंबर में लिमिट है। 2 हो गए। तीसरे पे आइए। एक वर्ड और होता है इसका, ये डिमिनिमस।
अम्बर बॉक्स को ही लेके एक टर्मिनोलॉजी बनी हुई है, मतलब व्हाइट बॉक्स और रेड बॉक्स की। ये है अम्बर बॉक्स ही, लेकिन जो अनुमति आपको मिली हुई है वहां तक की जो सब्सिडी है उसको एक और नाम से बोला जाता है, व्हाइट बॉक्स। डी मिनिमस यानी कि मिनिमम कितना दे सकते हो, डी मिनिमस मतलब, तो एक ऑल्टरनेटिव नाम है मतलब इसका। अम्बर बॉक्स का वह पार्ट जो अनुमति प्राप्त सीमा तक है उसको आप क्या बोल सकते हो, व्हाइट बॉक्स। उसी के आधार पे रेड बॉक्स निकला हुआ है। अच्छा, एक जब आप किसी को ज्वाइन करते हो, जैसे मान लीजिए डब्ल्यूटीओ को एक नया कंट्री ज्वाइन कर रहा है, और उसका नाम ए है, तो ये इसको ज्वाइन कर, ठीक। तो जब इसको ज्वाइन करेगा, ये एक मंशा जाहिर कर रहा है कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, तो ये इसको नियम पढ़ने के लिए बोलेगा कि आप हमारे नियम पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, कृषि का नियम पढ़ो, उसके लिए एग्रीमेंट बना हुआ है जिसको आगे जाके बताऊंगा, उसको एओए कहते हैं। वो छोटा लिखा जाता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये बोलेगा इसको कि आप पहले ये पढ़ो, आपकी कैटेगरी कौन सी है, कि हम डेवलपिंग में आते हैं। वो कह रहा है वेरी गुड, डेवलपिंग। तो आप हमें पहले ये बताओ कि एएमएस का लेवल कैलकुलेट करके बताओ, अपना बजट बताओ पहले। आपके यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट है, किस तरह का स्ट्रक्चर, टोटल गवर्नमेंट मिला के एग्रीकल्चर में क्या देते हो आप, और क्या जीडीपी है आपकी एग्रीकल्चर का। तो वो कह रहे हैं कि जो भी गणित उन्होंने बताई, तो ये 15% पे आ रहे हैं। और ये अपने अर्थव्यवस्था को डब्ल्यूटीओ पढ़ के थोड़ी चला रहे हैं। आप खुद समझो ना इस बात को। एक कंट्री अपनी रिसोर्सेज, अपनी समस्याएं, उन सबके प्रकाश में डेवलप होता है ना। वो डब्ल्यूटीओ पढ़ के थोड़ी डेवलप हो रहा है। आज अगर कोई व्यक्ति किसी समाज को ज्वाइन करना चाहता है, धर्म ही बदल देना चाह रहा है मान लो, तो उसका धर्म अलग है, और जिस धर्म में जा रहा है वो मान लो अलग है। तो उसको समझना पड़ेगा ना कि उसकी पूजा पद्धति क्या है, उसके दूसरे सिस्टम क्या है, क्या वो रेडी है इस बात के लिए कि वो वाली चीजों को वो कर सके जिसमें वो जाना चाह रहा है। तो वो बात होती है कि अगर वो रेडी होता है, या दूसरा वाला समाज उसको कहता है कि आप अपना भी चला सकते हो, कुछ तो होता होगा ना। मतलब अब डब्ल्यूटीओ कह रहा है मैंने तो कई वर्षों में, और ये कोई मोनोपोलिस्टिक नहीं है, मतलब देयर आर सो मेनी कंट्रीज of different category spent quite many years from 1948 up to 1993 with huge और troublesome negotiations। हमने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम तुम्हें देखकर अलग ढंग का बना हुआ ऐसा नहीं है, आप पढ़ लो इसे, कोई समझौता नहीं होगा हमारा। आप आते हो इस कैटेगरी में, आप सपोर्ट कर रहे हो 15% की, तो ये रेड बॉक्स में जा रहा है, क्योंकि आपके लिए अलाउड है 10%, आपके लिए अलाउड है 10। तो वो कहेगा ठीक है सर, हमारा रेड बॉक्स में आ रहा है, तो हम फिर भी आपको ज्वाइन करेंगे। हमें कितना टाइम मिलेगा, तो विच टाइप ऑफ कंट्री यू आर, आई एम डेवलपिंग, यू विल बी गिवन 10 years। 10 years का टाइम देते हैं, आप इसमें इस टाइम के अंदर धीरे धीरे कटौती कर लो। तो मेरे को लेकिन कमिटमेंट दो पे लिखित में देना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सदस्य राष्ट्रों को इस सब्सिडी की कटौती के लिए आप पहले ही उनको चुनोगे जो 10% तक दे रहे हैं, तब तो हो गया आपका मेंबरशिप। बनेगा ही नहीं कभी। सारे राष्ट्र क्या आपको पढ़ के चल रहे हैं, और डब्ल्यूटीओ शुरू में जितना था आज कितना बड़ा हो गया है। तो वो रेड बॉक्स जोन में आ रहे हैं, तो रेड बॉक्स जोन में आएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, कटौती के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ताकि आपका सिस्टम उसके अकॉर्डिंग मैच करे। ये तो वही वाली बात है, ये रेड बॉक्स में आता है। और लास्ट बॉक्स उठाएंगे हम, ब्लू बॉक्स, 5th नंबर का।
बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अंबर बॉक्स सब्सिडी विद कंडीशन, कंडीशन लगा हुआ है अंबर बॉक्स से। जो अंबर बॉक्स होगा वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्योंकि अंबर बॉक्स में वही डला हुआ रहता है जो प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। लेकिन पीछे क्या लिखा हुआ, विद कंडीशन। थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे। मतलब देखो कभी क्या होता है कि हम करना तो कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन हमारे काम से किसी को, जैसे हम पैदल चल रहे हैं और हमने किसी कीड़े को के ऊपर पैर रख दिया, जो हमारा टारगेट नहीं था कि इसको हमें खत्म करना, लेकिन वो खत्म हो गया हमारी अपनी धुन में जाने की वजह से। नीचे हमने ठीक से नहीं देखा। वैसा ही समझो, एक कंट्री कई बार ये सोचता है कि हम किसानों को प्रोटेक्ट करें, तो उनकी इनकम बढ़े, उनको हम आगे बढ़ाएं। समस्या क्या है कि इनकम प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। आप इनकम कैसे बढ़ाओगे किसी की? तरीके से बात करो। तो तरीके से बात क्या है? प्रोडक्शन बढ़ा के तो इनकम बढ़ाओगे ना। अच्छा, फिर आप ये भी कह सकते हो कि कीमत ज्यादा दे दें, है ना, कीमत ज्यादा दे दें। तो फिर कौन देगा ज्यादा? कौन देगा? सरकार, या तो सरकार देगी। तो फिर आपका बजट घाटा, उसका क्या होगा? दूसरी बात, जब सरकार ज्यादा देगी तो ओपन मार्केट में भी कीमत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ओपन मार्केट में उसको कम कीमत देगा, उसको तो माल नहीं देगा। मान लो सरकार ज्यादा दे रही है आपको, 5,000 रुपए पर क्विंटल दे रही है गेहूं के, और कह रही है कि जिसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइन नहीं लगेगी, हर जगह मतलब भारतीय खाद्य निगम खरीदारी करेगा। वैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे भारत में हर जगह नहीं होता है। भारतीय खाद्य निगम ठीक से खरीदारी नहीं करता है। वो मैं एमएसपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि इसका फायदा सभी किसानों को नहीं मिल पाता है। भारतीय खाद्य निगम अपने मन के हिसाब से करता है, और उन स्टेट्स में ज्यादा करता है जहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। वो अपनी एफिशिएंसी देख रहा है कि मेरे को माल ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो वो हिसाब लगा रहा है। अच्छा, जहाँ पे कम उत्पादन है वहां ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे भारत में एमएसपी कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है ना? कानूनी नहीं है तो फंडामेंटल राइट कहाँ से हो गया? मैंने आपको बोला ही था उस इंट्रो वाली क्लास में कि एमएसपी को लेकर कोई नियम ही नहीं है हमारे देश में। ये किसानों की बहुत बड़ी मांग है ना कि इस पे लॉ होना चाहिए। और सारे कॉमन सेंस की बातें हैं कि अगर सरकार ज्यादा कीमत ऑफर करेगी तो उसका घाटा तो खैर अपनी जगह पर है। दूसरा, ओपन मार्केट में भी सामान महंगा हो जाएगा। तो मैंने क्लास में क्या कहा था कि कंज्यूमर वेलफेयर भी देखना है। कीमत ऐसी होनी चाहिए ना कि दोनों पक्षों को विन विन वाला हो, कंज्यूमर को भी अखरे नहीं। अच्छा, वेलफेयर किससे देखा जाता है? कंज्यूमर्स। व्हेन यू कंज्यूम यू फील गुड, रामेश्वर टोल्ड यू मेनी टाइम्स। when you feel good, when what is the opportunity or occasion when you feel good? Can you please tell me? Not at the time of production, at the time of consumption you feel satisfaction. वेलफेयर जब मैं कंज्यूम करूंगा तब आएगा। यहाँ खड़े होने, आई एम प्रोड्यूसिंग राइट नाउ, इट्स नॉट वेलफेयर। इफ यू आर मिस्टेकन यू शुड चेंज योर कॉन्सेप्ट। Welfare, utility, satisfaction will be coming from which thing? Consumption. Without consumption, हाँ, प्रोडक्शन कंजप्शन में रोल प्ले करता है। ये अलग बात है कि when you produce you get income, then you are able to purchase the items. When you are able to purchase the items, then you consume, then you feel satisfaction. अंतोगत्वा फाइनली ये पॉइंट कहाँ आकर ठहर जाता है वेलफेयर का? कंजप्शन पे। आप कड़ियां तो आप बना रहे हो कि कंजप्शन से पहले इनकम, इनकम से पहले प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले संसाधन, एंड सो ऑन। चक्राकार है सब कुछ। जो आपका संसाधन हो किसी का प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे ये डिजिटल बोर्ड मेरे लिए, हमारी क्लास के लिए संसाधन है, लेकिन मैक्स हब के लिए क्या है? प्रोडक्शन।
अगेन सेम संसाधन विल क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्शन। ऐसे सर्कुलर वे में होता है। आपको जब तक क्लैरिटी नहीं है ना, पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप हजारों किताबें पढ़ लो, लाखों नोट्स बना लो, फिर भी नहीं पास हो पाओगे। कारण क्या है कि आपको छोटी, जो बेसिक का भी बेसिक है, उसको पकड़ना पड़ेगा। आप जिसको बेसिक समझते हो वो बेसिक तो है ही नहीं। वैसे मांग किसको कहते, ये कोई बेसिक है? मांग के अंदर जाओ, फिर ऐसे जाओ कि जिसके नीचे फिर नहीं जाया जा सकता, वही बेसिक है। जिसके आगे आप नहीं जा सकते, ऐसे पॉइंट पे जाओ। हम कहाँ जा पाते हैं, इतना थॉट तो करते ही नहीं है कभी भी। पढ़े जा रहे हैं बस, लेकिन हमें नटशेल में नहीं पता कि कंज्यूमर वेलफेयर का क्या इंपोर्टेंस है, प्रोड्यूसर वेलफेयर का क्या इंपोर्टेंस है। ताली दो हाथ से बजती है, गांव वाले भी कहते हैं। तो एक ताली उत्पादक की है तो दूसरी ताली कंज्यूमर की है। आप एक हाथ को काट के दूसरे हाथ से ताली कैसे बजा लेंगे? तो किताबों से बाहर निकल के थोड़ा सा मनन, चीजों को सेटिंग बनाना, ये आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन फिर आपको लेखन कला जो कहते हो ना, वो कला अलंकार लगाने को कला नहीं कहते कि विशेषण लगाए जा रहे हो, अलंकार लगाए जा रहे हो, कहावतें और मुहावरों से ढक दिया किसी चीज को, थोट तो दबा दिया आपने। अलंकार जितने लगाओगे थोट उतना ही सप्रेस होगा। मौलिक लेखन किसको कहते हैं? जो आप कहते हो ना ओरिजिनल राइटिंग, ओरिजिनल राइटिंग वो मूल विचारों से आती है। जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कि पार्टिसिपेशन वर्ड में ही सारी विषमताओं का सारांश समा जाता है, तो ये बेसिक का भी बेसिक है। उसी को तो हम नहीं पकड़ पाते हैं, ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, ऊपर ऊपर, वो किताबों में जाते जाओ फिर। और अन्यथा की पॉइंट्स मिल गए तो किताबें तो पढ़ोगे तो भी वो 1 घंटे में निकल जाएगी, हो गया कि मेरे को मेन चीज मिल गई। कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स, हियर व्हाट्स द पॉइंट, लाइक ये अंबर बॉक्स सब्सिडी विद कंडीशंस कह रहे हैं। कंडीशन यहाँ पर कैसे बनती है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, मैंने आपको ये निवेदन किया कि जब आप चल रहे हो तो कीड़े मर गए आपके पैर से, लेकिन आपका इरादा ऐसा नहीं था। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कुछ ऐसा हुआ कि किसी को बचाने के लिए किसी को लग गई, ऐसा हो गया। तो इसमें बात क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे फार्मर की इनकम बढ़े। इनकम बढ़ाने के लिए मैंने आपको निवेदन किया कि प्रोडक्शन, जायज तरीका जो हमेशा चलेगा, वो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़े। और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसकी एक नेगेटिविटी क्या पैदा हो रही है कि अन्य राष्ट्र इसको बुरा मान रहे हैं, जबकि हमारा टारगेट उनका बुरा करना नहीं था। तो ऐसी चीज से हम कैसे बचें? तो ब्लू बॉक्स में क्या होता है कि सारी जो सब्सिडियां उत्पादन तो बढ़ाती है, लेकिन आपको ऐसा तरीका अपनाती हो कि उत्पादन नहीं बढ़ता है। तो उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे तो मैंने लिखा ही दिया कि किसानों के साथ आप क्या करते हो, प्रोडक्शन लिमिटिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ये घरेलू कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देती है, लेकिन किसानों के साथ प्रोडक्शन लिमिटिंग कॉन्ट्रैक्ट आदि के माध्यम से इस प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए ये एक फार्म लैंड है, विदाउट सब्सिडी 50 क्विंटल होता हो, फर्टिलाइजर वगैरह किसी पे सब्सिडी आप नहीं दे रहे हो, और 50 क्विंटल नेचुरली होता है। फिर आप अगर क्या करते हो कि ये सब फर्टिलाइजर वगैरह देते हो तो ये 100 क्विंटल होता हो सपोज, तो हमारी गवर्नमेंट उसको क्या बोलेगी फार्मर को, आप इतना ही प्रोड्यूस करो, हमसे कॉन्ट्रैक्ट करो। सबसे पहले तो ज्यादा होगा तो घर में ही नष्ट कर दोगे, मार्केट में नहीं आना चाहिए। गाय को खिला देना, जो करना सो करना, इट शुडंट कम इनटू द मार्केट। प्रोड्यूस नॉट मोर देन 50 क्विंटल। वो कहेगा सर फिर फायदा क्या हुआ, आप तो कह रहे हो फार्मर इनकम बढ़नी चाहिए, हमारा तो इतना है। तो वो कहेंगे आप ऐसा करो, गैप कितना आ रहा है 50 क्विंटल का, 50 क्विंटल प्रोड्यूस करो। अब 50 क्विंटल में पर क्विंटल, 1 क्विंटल के ऊपर मतलब आपको कितनी बेनिफिट हो रही है? सपोज आप कह रहे हो कि 500 रुपए की बेनिफिट है, तो डोंट वेरी, ये जो 50 क्विंटल आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हमसे समझौता कर रहे हो। तो आपको 500 रुपए की लॉस हो रही है 1 क्विंटल पे। 500 इंटू 50, आपका अकाउंट बताओ, उसमें ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपका तो हो गया बेनिफिट, और प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा, डब्ल्यूटीओ को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि ये कंडीशन रहनी चाहिए, यू कैन कंटिन्यू विद एनी अमाउंट
any amount of this kind of subsidy. I will not be minding it at all. But you should mind one point कि it shouldn't exceed. जो 50 क्विंटल इस केस में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तुम कुछ भी करते रहो, मेरे मूल बात को भंग नहीं कर रहे हो तो चलेगा. मेरी मूल बात क्या है? प्रोडक्शन नहीं बढ़ना चाहिए. तुम कैसे करो तुम समझो, मेरे को बताओ कि वो तरीका क्या है, और पिछले साल कितना पैदा हुआ इसका भी डेटा दे दो. ये WTO में डेटा देना पड़ता है. ये भारत पे आरोप है, अमेरिका कहता है भारत डेटा दे ही नहीं रहा, कितना कितना ये सब्सिडी और प्रोडक्शन कर रहा है. मॉनिटर कैसे होगा कौन कितना दे रहा है? तो वो आपको डेटा सबमिट करने पड़ते हैं. तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी कुछ नहीं है, अंबर बॉक्स से. पहले तो ये ध्यान रखिए, कंडीशन लगी हुई रहती है. कंडीशन को एक्सप्लेन करना हो तो क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ना चाहिए. तो ये बॉक्सेस हैं. अगले क्लास में